हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि सोम, चाणक्य सिविल एकेडमी। हम लोग जो अगली वीडियो में लेकर आए हैं भारतीय संविधान का, हमने भाग 1 परिचय आपको करा दिया, भाग 2 दोनों भाग हमने उसमें भारतीय परिचय करा दिए। उससे पहले हमने उसकी कहानी सुनाई थी। आज हम लोग भारत का संवैधानिक विकास पढ़ने वाले हैं। भारत का संवैधानिक विकास हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए हम चलते हैं। भारत के संवैधानिक विकास को हम 2 भागों में बांटते हैं। देखिए, भारत का संवैधानिक विकास यानी इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाएगा, अगर हम इसको देखें दृष्टि में, यानी भारत का संवैधानिक विकास को एक दृष्टि में देखें तो 2 पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट होगा, क्योंकि जब कंपनी भारत में आई थी, कंपनी का जो स्थापना थी वो 1600 में हुई। 1600 में इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने की थी, और वहाँ से स्थापना होने के बाद वहाँ पर इसे जॉन कंपनी का नाम दिया गया। और इस कंपनी में शुरुआती तौर पर जो स्थापना होने के बाद यह है, कुछ पूंजीपति लोगों ने अपना पैसा लगाया था, तो इसीलिए पहले हम इसे बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर इंडिया 1773 से 1853 तक। जब तक ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जो इंग्लैंड से स्थापित हो, और केवल इसका पहले उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव जो था ओनली ट्रेड करना था, यानी व्यापार करना था भारत के साथ। व्यापार करने के लिए ये लोग आए थे। सबसे पहले जब ये लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए 1600 में आए, तो 1600 में जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 में पहुंचा था यहाँ पर कैप्टन हॉकिंस जब पहुंचा तो, क्योंकि अकबर के लिए पहुंचा था, अकबर की 1605 में डेथ हो गई और ये 1608 में पहुंचा। 1608 में जहांगीर शासन पर बैठा था सलीम, जो कि अकबर का बेटा था। तो जेम्स प्रथम का जो पत्र उसने जब उसको दिया तो तब तक अकबर नहीं था, लेकिन कुछ लोग उसके कैप्टन हॉकिंस आया तो व्यापार की अनुमति लेने था, लेकिन कैप्टन हॉकिंस को व्यापार की अनुमति ना मिलने के कारण, क्योंकि उसका विरोध कर रहे थे यहाँ पर पहले से पुर्तगीज थे, अरेबियंस थे, ये जो लोग भारत के साथ पहले से व्यापार कर रहे थे वो लोग विरोध करते हैं और उसको व्यापार की अनुमति नहीं मिल पाती है। लेकिन जहांगीर उसे अपने यहाँ 400 जात का मनसबदार बना देता है। ये मनसबदारी सिस्टम जो है अकबर ने स्टार्ट किया था। इसमें 7 जात से 12,500 तक की जाति होती है, ठीक है। तो जब जहांगीर आया तो उसको 1608 में इन्होंने व्यापार के लिए अनुमति नहीं दे दी थी। फिर 1613 में आया कैप्टन सर टॉमस रो, जिसे जहांगीर ने फिर सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। अब जब इन्हें अनुमति मिल गई, अनुमति मिलने के बाद ये यहाँ से माल ले जाने लगे, और यहाँ से कच्चा माल ले जाना, पक्का माल यहाँ पर बनाना। इन लोगों ने यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज मतलब गोदाम, जहाँ पर ये माल इकट्ठा करके रखते थे और उसे पानी के रास्ते के द्वारा भेज देते थे। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो था रेगुलेटिंग एक्ट जो बनाया गया, क्योंकि देखिए अगर मैं वो चीज़ बताता हूँ तो वो स्टार्ट हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों लगातार हैं, दोनों मतलब कंटिन्यूस है, एक दूसरे से मिले जुले हैं। तो इसीलिए 1773 में अंग्रेजों ने पहला रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। रेगुलेटिंग एक्ट में 1773-74 में ही इन लोगों ने कलकत्ता, क्योंकि ये लोग बंगाल कलकत्ता मद्रास उड़ीसा, इन 3 चीज़ों पर इन्होंने अपना होल्ड दिया था। क्योंकि वैसे तो यहाँ पर इन लोगों ने 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध, जिसमें इन्होंने प्लासी वॉर में सिराजुद्दौला को हराया था और बक्सर वॉर में मीर कासिम ये था शुजाउद्दौला अवध का नवाब, शाहआलम सेकंड, इन तीनों को हराया था। उसके बाद इन्हें हराने वाला कोई पैदा नहीं था, क्योंकि यही सबसे बड़े वो थे, राजा थे। ये तीनों आगे के साथ संधियाँ हुई हैं, वो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब बताएंगे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट इन लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर स्थापित किया। इसी के द्वारा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मतलब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियाँ रह गई वो इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में
दूर की। जैसे अधिकारी जो यहाँ पर आ रहे थे वो लोग गिफ्ट लेते थे, इन्होंने गिफ्ट व्यवस्था, उपहार व्यवस्था बंद कर दिया कि कोई भी अधिकारी किसी भारतीय से कोई गिफ्ट या अधिकार नहीं ले। 1784 के बाद इन्होंने चार्टर एक्ट स्टार्ट किया 1793 का, और 1793 के चार्टर एक्ट के बाद इन्होंने 1813 शुरुआती दौर में पहले बंगाल का गवर्नर होता था, फिर बाद में गवर्नर जनरल बन गया। गवर्नर जनरल के बाद इन लोगों ने यहाँ पर गवर्नर की पूरी कार्यकारिणी के बारे में विस्तार कर दिया। मैं एक एक चीज को खोलूंगा अभी बाद में। चार्टर एक्ट 1833 और 1833 के बाद 1853 में यहाँ पर रेलवे की भी स्थापना हो गई थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो थी यहाँ पर समाप्ति हो गई, क्योंकि क्राउन जो था, क्राउन को ये डर लग रहा था क्योंकि ये यहाँ से शुरुआती दौर में बहुत मोटा पैसा कमा रहे थे, और इन लोगों को ऐसा लग रहा था क्राउन यानी राजा रानी शासन को, ये हो सकता था अगर इनके पास इतना पैसा हो गया कि कभी उसको ही ना पलट दे, तख्ता पलट ना कर दे हमारा। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे इसमें अपनी एंट्री डालनी शुरू की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठाने शुरू किए, ये सब कुछ उन्होंने वहाँ से राजा रानी ने शुरू किया। लास्ट फिर 1853 के बाद क्या हुआ, 1857 का वॉर हुआ। 1857 के वॉर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, खैर वो हमने आज़ादी के लिए स्टार्ट हुआ था जो 100 सालों का, 1757 से 1857 तक 100 सालों तक अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। वो 100 साल का गुस्सा 1857 में फूटा। जब 1857 में फूटा तो इन लोगों ने क्राउन शासन को मौका मिल गया, और उसने यहाँ पर फर्स्ट वायसरॉय बना के भेज दिया 1858 में लॉर्ड कैनिंग को, गवर्नर जनरल का पद था, उसके नीचे वायसरॉय बना दिया और अपने हाथ में ले लिया ब्रिटिश टाउन के अंदर इंडिया, यानी ब्रिटिश टाउन के अंतर्गत भारत 1858 से 1947 तक चलेगा। लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में इलाहाबाद में ये घोषणा पढ़ के सुनाई कि अब किसी भी भारतीय राज्य को भारत में नहीं मिलाया जाएगा, ब्रिटिश शासन में नहीं मिलाया जाएगा। अब जो शासन देशी रियासतें स्वतंत्र है, फ्रीडम है, वो अपनी सेपरेट रहेगी। बस जितने अभी तक ब्रिटिश में शामिल हो चुके हैं उन सबका शासन होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यहाँ पर स्टार्ट हो गया। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 स्टार्ट हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 स्टार्ट हुआ, और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 स्टार्ट हुआ। भारतीय परिषद 1909 में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इसे बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले यहाँ के वायसरॉय थे और मिंटो यहाँ के सचिव थे, उन्होंने यहाँ पर कानून बनाया था। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें मॉन्टेग्यू जो थे हमारे वो थे वायसरॉय थे, और चेम्सफोर्ड जो थे वो हमारे सचिव थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के कानून जो बनाए गए उसमें 200 से ज़्यादा आर्टिकल तो हमने भारतीयों ने लिए हैं, मैंने आपको बताया है। उसमें जब हमने शुरुआती दौर में आपको प्रोविजंस बताए थे, तो ये ऑलमोस्ट 200 के आर्टिकल हमने अपने आप ले लिए। फिर इसके बाद क्या हुआ, अगस्त प्रस्ताव 1940 में ये नेहरू जी ने पास किया था। फिर क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। क्रिप्स प्रस्ताव में क्या था कि ये क्रिप्स स्टेप फॉर क्रिप्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों से मदद मांगने आए थे, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। नेहरू इसे इन्होंने कहा, कांग्रेस ने पहले कहा हमें आप आज़ाद करो, उसके बाद हम आपका साथ देंगे, और ये यहाँ पर मिशन फेल हो गया। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, यहाँ पर नीचे कैबिनेट मिशन आया जिसने हमारा कानून बनवाया, और जो हमने आपको बताया था कि कितने सदस्य हैं और क्या है। इसके बाद 1947 में भारत यहाँ पर आज़ाद हो गया। तो आज ये हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कैसे चला है। अब कल से हम यहाँ पर 1600 से स्टार्ट करके 1773 रेगुलेटिंग एक्ट शुरू करेंगे। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर कल से हम भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, एक एक एक्ट को बताते हुए, उसके अंदर एक एक पॉइंट को बताते हुए चलेंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज केवल हमने एक दृष्टि में आपको ये बताया है, कल इसका भाग 1, भाग 2, भाग 3 1947 तक का पूरा आ जाएगा। इसमें अगर आपको
कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर और आपका यूपीएससी तक के प्री तक एग्ज़ाम के लिए आपको काम आएगी, चाहे एसएससी सीजीएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। आइए, फ्री है। इसके बाद यहाँ पर अभी संडे से हिंदी भी स्टार्ट हो जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस और आरओ के लिए। तो आप लोग इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।